विजिबल है स्क्रीन सभी को? ठीक है बेटा, ओके स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, ओके, वेलकम टू द क्लास ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। आज के हमारे लेक्चर जो होंगे वो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जो फिनिश करेंगे पहले वाले लेक्चर को, पहले टॉपिक को और दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक जो हम शुरू किया था वो हमने स्टार्ट किया था चार्जेस से, कि चार्जेस क्या होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इन चार्जेस के कारण अगर ये चार्जेस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं तो इनके कारण मैटर या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या फोर्स लगती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने की कोशिश की हमने विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। जब हम कूलम लॉ की बात करते हैं, अब कूलम लॉ में से ही एक टर्म को डिफाइन करने जा रहे हैं हम, जो एक कांस्टेंट हमने यूज किया था, उस कांस्टेंट की ही बात करेंगे हम। सो फर्स्ट स्मॉल टॉपिक इज dielectric constant, or you can say relative permittivity. Relative permittivity. इस पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, मैं आपको कल के कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म की बात याद दिला दूं। दैट इज एफ इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में है के द कांस्टेंट आर इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, और R है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो F की बात, F जो फोर्स थी उसकी वैल्यू कुछ इस तरह थी हमारे पास। फिर हमने यहां पे जो K था, जो यहां पे कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट था, इस K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब हमने इसकी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की तो ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास से एक टर्म आई, और इन एप्सिलॉन नॉट को हमने डिफाइन किया, हमने कहा दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये क्या होती है यही देखना है हमने आज, और इसे जर्नलाइज करना है। दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दिस एब्सोल्यूट, ये टर्म अगर आप लगा देते हो तो मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन जो आपका ये है, इसके साथ आपने ये जीरो लगा देना है, ये नॉट लगा देना है। इसका नाम एक और भी है, दैट इज परमिटिविटी। एक्चुअली ये टर्म यूज हो रही है, एप्सिलॉन जो यूज होता है, सिर्फ एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी। और जब हमने जीरो लगा दिया तो मैंने कहा जीरो तब लगता है जब जो चार्जेस हमारे पास हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं, अगर इन दोनों के बीच में यहां कुछ भी नहीं है, मींस खाली हवा है, तब हमारे एप्सिलॉन के साथ जीरो लग जाता है। मींस एप्सिलॉन डिफाइन कर रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है। क्या है? मीडियम। मीडियम को डिफाइन कर रहा है, तो इसे हम लिख भी सकते हैं, इट इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, या फ्री स्पेस कह सकते हो। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम कह सकते हो इसको। तो ये इसका मतलब है जो एक्चुअल टर्म है वो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो है वो है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है? अब सबसे पहले नॉट लगा दिया, मतलब एयर है। लेकिन अगर बच्चे एयर ना हो, मींस हवा से कुछ और हो, मान लीजिए वाटर ही हो, तो तब क्या फर्क पड़ेगा? सो इट हैज बीन कंप्लीटली ऑब्जर्व्ड एंड वेरीफाइड दैट कि जब भी दो चार्जेस के बीच के मीडियम को चेंज किया जाता है, जब भी
दो मीडियम्स के, दो चार्जेस के बीच के मीडियम को चेंज किया जाता है तो ये जो एफ है, इस एफ की वैल्यू चेंज हो जाती है। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अगर एयर जो है, दो चार्जेस के बीच में मीडियम जो एयर है, उसे मैं रिप्लेस करके ये दोनों चार्जेस पानी के अंदर डाल देता हूं, तो आपकी जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, वो फोर्स 1/80th टाइम रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/80th टाइम रिड्यूस हो जाती है। मींस आपकी फोर्स का इंपैक्ट टोटली डिपेंडेंट है कि दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, और उस मीडियम की प्रॉपर्टी कौन है? उस मीडियम की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है ये एप्सिलॉन। तो बात करें एप्सिलॉन क्या है? ये है भाई परमिटिविटी। ये क्या है? परमिटिविटी। और परमिटिविटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। कौन सी प्रॉपर्टी है ये मीडियम की? प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइंस which determines the electric force between two charge, determines the amount of force between two charges। दो चार्ज, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी लगेगी, वो किस एक्सटेंट तक लगेगी, दैट विल बी डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ मीडियम। और टाइप ऑफ मीडियम फॉर्मूले में कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन। इसका मतलब है अगर मीडियम अदर देन एयर है, मैं इसे लिख रहा हूं एफ मीडियम। अब मीडियम, जब तक हम एफ लिख रहे थे साथ में कुछ नहीं लगा रहे थे हम, मतलब तब तक वहां कुछ भी नहीं था। अब मीडियम आ गया, मान लो वाटर है, दैट इज इक्वल टू, अब मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन नॉट नहीं है, चार्जेस वही रहेंगे, उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। चेंज हुआ तो सिर्फ क्या चेंज हुआ? टोटल फोर्स की वैल्यू। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन चेंज हो गया। पहले क्या था? पहले जब तक एयर थी, जैसे ही एयर से मीडियम आया, पहले एयर था, अब मीडियम आ गया, मान लीजिए वाटर, एग्जांपल ले रहा हूं। आपने जैसे ही एप्सिलॉन चेंज कैसे होगा? जैसे ही दो चार्जेस के बीच का मीडियम चेंज हुआ, एप्सिलॉन चेंज हो गया। मान लीजिए पहले चार्जेस के बीच में एयर थी, अब चार्जेस के बीच में वाटर है। चलिए मैं पहले वाले फॉर्मूले को भी लिखता हूं। पहले वाले फॉर्मूले में दोनों चार्जेस के बीच में क्या था? वैक्यूम था या एयर थी। तो तब हमारा फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। इन दोनों फॉर्मूलास को कंपेयर करो भाई, क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है कि पहले फॉर्मूले में एप्सिलॉन है और दूसरे फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट है। अब बात यह है कि बच्चे, मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है, क्या थी? 8.85 10⁻⁻12 यूनिट्स मैंने कल बताए थे आपको। 8.85 10⁻⁻12 यूनिट्स। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन की नहीं है। एप्सिलॉन की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां आती है कि दोनों के बीच में कंपैरिजन है, दोनों के बीच की वैल्यू पता नहीं है मुझे। तब मेरे पास एक और कांस्टेंट आया जिसका नाम था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम के से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से, कैपिटल वाले के से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आ गया। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू बराबर है, अगर आप वैक्यूम वाली फोर्स को डिवाइड कर दें मीडियम वाली फोर्स से। किससे डिवाइड कर दें? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
is the ratio of forces in vacuum या एयर टू मीडियम। अगर आपके पास फोर्स कौन सी है, ये वाली कौन सी फोर्स है भाई, ये वाली फोर्स है मेरी वैक्यूम में या एयर में, और ये वाली ऊपर वाली फोर्स की वैल्यू कौन सी है, ये वाली कौन सी है, मीडियम। तो दिस डिवाइडेड बाय अगर ये कर दूं तो जो आंसर आएगा दैट विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए करके देखते हैं। K इज इक्वल टू एफ वैक्यूम क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसमें, Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ इन मीडियम, मीडियम वाले में एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन है, सो दैट विल बी Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। हाँ सारे सभी बच्चों को आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सभी को, और स्क्रीन दिखाई दे रही है। चलिए अब मुझे जल्दी से बताइए कि K की वैल्यू क्या है। देखिए ध्यान से देखना, क्या क्या चीज कैंसल आउट हो रही है, क्या चीज मेरे पास बच रही है, ध्यान से देखना फॉर्मूले में। देखो क्या क्या आ रहा है सामने बेटा, Q1 Q2 कट रहा है, तो यहां भी Q1 है, यहां भी Q1 है, कट गया। R स्क्वायर कट गया। वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 4 पाई कट गया। यहां तक ओके है। तो यहां क्या बच रहा है, 1/एप्सिलॉन नॉट बच गया न्यूमरेटर में, और 1/एप्सिलॉन बच गया डिनोमिनेटर में। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 1/एप्सिलॉन इनटू नीचे वाले को रेसिप्रोकेट कर दो, एप्सिलॉन/1। सो दिस K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, तो एप्सिलॉन की वैल्यू, K की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है क्या ये भाई, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर की अगर केस ले तो ये परमिटिविटी होगी वाटर की, और जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। सो दिस इज परमिटिविटी किसकी है, एयर की भाई, और इसकी वैल्यू मुझे पता है। तो अब यहां इस फॉर्मूले से एक चीज हो गई, मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता है, इधर एप्सिलॉन को इधर ले जाओ, सो ये हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज मैं निकाल लूंगा, उसके लिए मेरे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं। तो मुझे अब एप्सिलॉन, अब मुझे वाटर की वैल्यू, वाटर के कांस्टेंट परमिटिविटी की वैल्यू पता लग जाएगी। अब एप्सिलॉन निकल जाएगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू K। अब आप बोलोगे सर आप तो वाटर की निकाल रहे हो, एयर भी तो मीडियम है, बिल्कुल मीडियम है। तो बच्चे फॉर एयर K की वैल्यू 1 होती है, K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बेटा K की वैल्यू 1 हुई तो एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गई। इसीलिए तो मैंने एयर के लिए, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को इक्वेट किया था। मैंने एप्सिलॉन की जगह क्या लिया था, एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास वाटर आ जाता है, क्या आ जाता है, वाटर। तो वाटर के लिए बेटा K की वैल्यू है 80। क्या है K की वैल्यू, 80। बेटा K 80 हो गया तो एप्सिलॉन किसके बराबर हो गया, K की जगह 80 डाल दो, एप्सिलॉन नॉट। अब आपके वाला सॉल्यूशन आ गया। अब आपके पास क्या है, आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू बन जाती है 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी एप्सिलॉन की वैल्यू है, वाटर की। अब मुझे पहले वाटर के एप्सिलॉन की वैल्यू पता नहीं थी, अब पता लग गई, क्या है, 80 टाइम्स 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट्स। ये बन गई बच्चे मेरे एप्सिलॉन की वैल्यू फॉर वाटर। ध्यान रहे, अब देखो एप्सिलॉन की वैल्यू 80 टाइम्स ज्यादा हो गई है, तो मेरी फोर्स की वैल्यू कितनी थी, फोर्स की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन।
Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो मेरी इस डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 80 टाइम्स बढ़ गई है। बेटा जब भी डिनोमिनेटर सम टाइम्स इंक्रीज होता है तो आपका टोटल सॉल्यूशन जो है इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि वाटर होने से 1/80 टाइम्स आपकी फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो बेटा अब यहां से आपके पास फॉर्मूलाज बन गए हैं दो। के किसके बराबर है, फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम, एक, और लास्ट में क्या मिला हमें, एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट। परमिटिविटी इन, ध्यान रहे फोर्स इन वैक्यूम ऊपर है, परमिटिविटी इन वैक्यूम नीचे है, फोर्स इन मीडियम नीचे है, और परमिटिविटी ऊपर है। तो बच्चे आपने न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाली टर्म याद रखनी है, ये वाली टर्म आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, दैट यू हैव टू पुट ओवर देयर। सो बच्चे याद रहेगी ये बात, ये समझ आया आपको क्वेश्चन।